नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र, इस फेसबुक सीरीज के आज 12th फेसबुक लाइव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। और इस विषय पे आज हमसे जो बात करने के लिए गेस्ट उपस्थित है उनका परिचय करा देता हूँ। श्री जितेंद्र हेमंत पवार। जितेंद्र जी एक्स एनसीसी कैडेट है गुजरात के तथा यूनिवर्सिटी बेस्ड कैडेट 2014 गुजरात यूनिवर्सिटी। साथ में फुटबॉल कोच है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में तथा एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर भी है। तो आज जितेंद्र जी हमारे साथ रहेंगे और आज इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग इस टॉपिक पे इनके साथ चर्चा विचार होगा। अगर दर्शकों के पास भी कुछ प्रश्न है तो वो कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। समय समय पे जितेंद्र जी से ये प्रश्न लेने का प्रयत्न किया जाएगा। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है क्रीड़ा तंत्र फेसबुक लाइव में। आपका खूब खूब आभार आलोक जी। जी, विषय काफी ऐसे देखा जाए तो बच्चों के लिए काफी जरूरी विषय है और साथ साथ में बच्चों के साथ में जो यंगस्टर है, यूथ है, उसके लिए भी काफी जरूरी विषय है। काफी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू में अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए मिलिट्री ट्रेनिंग की, अगर आप बताएं। अगर मिलिट्री ट्रेनिंग की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि ये एक जरूरी हिस्सा है मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग का क्या फायदा है और इससे क्या बच्चों को मिल सकता है या फिर आने वाली पीढ़ी को क्या मिल सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो केवल शारीरिक अच्छा हो या फिर बंदूक पकड़ सके, ये हेतु नहीं है मिलिट्री ट्रेनिंग का। मिलिट्री ट्रेनिंग का मुख्य हेतु है अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन। जी, यानी मैं आपसे ये पूछ रहा था मिलिट्री ट्रेनिंग में किस प्रकार के ट्रेनिंग आता है, मेंटली या फिजिकली किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में। जी, अगर मिलिट्री ट्रेनिंग शब्द को ही अगर हम लोग पढ़ें या फिर देखें तो इसके शुरुआत ही मिलिट्री से होती है। मतलब एक शब्द सुन के ही हमारे अंदर के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। हमको पता चलता है कि यह शब्द में ही कुछ ऐसा कुछ खास है जिसे आज पूरा देश मानता है। तो स्वाभाविक है मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के, और किस तरह से हम लोग शारीरिक तौर पर मजबूत होके, मानसिक तौर पर मजबूत होके अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सके, तो इसकी तालीम दी जाती है। बिल्कुल। जितू भाई, जैसे आपने बताया कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी देना पड़ता है और साथ साथ में किस तरह शक्ति का किस तरह प्रयोग करना, ये सब भी इसका हिस्सा रहता होगा। लेकिन अगर आज बात करें प्रेजेंट में, तो किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं है जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चों को देती है? जी, अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर ऐसे काफी सारी संस्थाएं हैं जो सरकार की तरफ से कार्यशील हैं, जिसके अंदर प्रथम श्रेणी में अगर विद्यार्थियों के साथ जुड़ी कोई संस्था है तो वो है एनसीसी। मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ स्कूल और कॉलेज के समय में। तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, उसका पूरा नाम है एनसीसी का। एनसीसी एक बोला जा सकता है कि बच्चों को उसके शालकीय समय से ही, मतलब स्कूल के समय से ही और कॉलेज के समय से ही उसको एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि जो उसके कंफर्ट जोन में नहीं है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर बाल पीढ़ी है, उसका कंफर्ट जोन क्या है, तो उसका घर, उसका परिवार। उस घर और परिवार को छोड़ के आपको कैसा अनुभव होता है, जिसके अंदर अलग अलग कैंप्स होते हैं। तो ऐसी काफी सारी उसके अंदर ट्रेनिंग्स होती है जो 8th और 9th के बच्चों को स्कूल के अंदर दी जाती है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को कॉलेज के अंदर दी जाती है। जी, जितू भाई, जैसे जितेंद्र जी अगर बात किया जाए तो एनसीसी में अक्सर जैसे देखा जाता है कि जिसको मिलिट्री में जाना, जिसका एम है, वो तो ठीक है मिलिट्री में वो एनसीसी में ज्वाइन करते हो लोग, लेकिन काफी बार ऐसा भी देखा गया है जो आगे जाके मिलिट्री में ज्वाइन नहीं करते, लेकिन वो कुछ ट्रेनिंग के लिए, अपना डिसिप्लिन के लिए वो लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं। तो एनसीसी का मोटिव क्या है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। सिर्फ सोल्जर बनाना है? जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि एनसीसी का मोटिव क्या है। अगर उसके मोटिव की बात करें तो अगर हम एनसीसी का लोगो ही देखेंगे
तो एनसीसी के लोगों की शुरुआत ही एकता और अनुशासन, ये उसका मोटो है। मतलब एकता कि समाज के जितने भी बंधु हैं वो सभी एक रहें, और अनुशासन कि सभी में एक डिसिप्लिन की भावना हो, ये एक एनसीसी का मोटो है। और यह मोटो, एनसीसी का यह मोटो हर एक विद्यार्थी को उसके विद्यार्थी जीवन में इतना कुछ सिखाता है। उसकी जो एनसीसी की तालीम है, एनसीसी की ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो इतना कुछ सिखाती है कि उसके रोजमर्रा के जीवन के अंदर वो बहुत ही उपयोगी होता है। अभी आपने बात की कि स्वाभाविक है कि किसी विद्यार्थी को या फिर किसी युवा को फौज ज्वाइन नहीं करनी है, पर उसको एक अनुशासन सीखने के लिए एनसीसी ज्वाइन करना है, तो वो एनसीसी किस तरह से उपयोगी होगी। तो हमें पता है कि लीडरशिप क्वालिटी ना सिर्फ फौज के अंदर बल्कि हर जगह लीडरशिप क्वालिटी काम आती है। अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें, व्यवसाय की बात करें, नौकरी की बात करें, या फिर हमारे घर परिवार की बात करें, तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सारी चीजें एनसीसी की अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है, वो उसमें हमें दी जाती है। जी, तो मैं आपसे थोड़ा और डिटेल चाहूंगा एनसीसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्कूल या कॉलेज के साथ में एसोसिएटेड होता है एनसीसी। अब जो लोग कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ते, अगर उनको ये तालीम लेनी है इस प्रकार के फिजिकल, तो हाँ जी, आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका प्रश्न ये था कि किसी संस्था के अंदर, स्कूल या कॉलेज के अंदर एनसीसी ना हो तो वो अपने विद्यार्थियों को या फिर खुद। जी, नहीं, जीतू जी, मेरा प्रश्न ये था कि काफी तो स्कूल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड रहता है एनसीसी, लेकिन अभी कोई ऐसा बच्चा है जो अभी, उसकी एज लिमिट क्या होगी वो एनसीसी में ज्वाइन करने की? अगर वो स्कूल कॉलेज में अगर वो अभ्यास नहीं करता है तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है क्या एनसीसी? जी, इसको दो प्रकार से ज्वाइन किया जा सकता है एनसीसी को। सबसे पहले विद्यार्थी श्रेणी की बात करें तो कक्षा 9 मतलब स्टैंडर्ड 8th और 9th के अंदर इसको ज्वाइन किया जाता है। तो स्कूल लेवल पर ये 2 साल का एनसीसी होता है, जिसमें ए सर्टिफिकेट क्लियर करना होता है। 2 साल की ट्रेनिंग में अलग अलग प्रकार के कैंप्स होते हैं, 10-10 दिन के, 20-20 दिन के कैंप्स होते हैं। वो कैंप क्लियर करने होते हैं, और कैंप के आधार पर और अपनी ट्रेनिंग के आधार पर एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम क्लियर करनी होती है, जिस हिसाब से आपको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा है कॉलेज के अंदर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले एनसीसी 2 वर्ष की थी, अभी सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि एनसीसी को 3 वर्ष का कर दिया जाए, ताकि हर एक विद्यार्थी इसको पूर्ण तरीके से इसमें सहभागी हो सके। तो 3 वर्ष की ट्रेनिंग में कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो लोग ज्वाइन करते हैं और एनसीसी को पूर्ण करते हैं। एनसीसी के अंदर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। अगर हम लोग पर्टिकुलर ट्रेनिंग की बात करें तो जेडी और एसडी मतलब जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन मतलब स्टैंडर्ड 8th और 9th, और सीनियर डिवीजन मतलब कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे। अब एक एनसीसी एक ऐसी संस्था है कि जो बच्चों को और युवाओं को दोनों को सहभागी होकर समान ट्रेनिंग देती है, जिसमें भाई और बहन दोनों भाग ले सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग कैंप्स होते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मुख्य सर्टिफिकेट की बात करूं तो इसमें 3 प्रकार की सर्टिफिकेट्स होती हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। बी और सी सर्टिफिकेट कॉलेज लेवल पर मिलता है, जिसके जो अपना एग्जाम होता है वो एग्जाम के परिणाम के ऊपर आधार होता है। एनसीसी के अंदर कुछ स्पेशल कैंप्स होते हैं, जिसे अगर स्पेशल कैंप्स की मैं बात करूं तो स्पेशल कैंप्स नाम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है। मतलब एक बेसिक ट्रेनिंग होती है और बेसिक से बढ़कर एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो बेसिक ट्रेनिंग तो सभी को कंपलसरी लेना ही है 3 वर्ष के दरमियान, पर उसके अलावा इसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। वो बोलते हैं ना कि बेस अगर क्लियर करो और अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आप एडवांस ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसमें आरडीसी मतलब रिपब्लिक डे कंटीजेंट ऐसा एक कैंप होता है, जो प्रत्येक वर्ष हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं परेड का। सभी कदम से कदम मिलाकर लाइव एकदम हमें दूरदर्शन टीवी पर या फिर हर एक न्यूज़ पर दिखाई देता है कि सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। तो उसी परेड के प्रत्यक्ष सभी लोग भाग लेने के लिए आरडीसी ज्वाइन करते हैं।
दूसरा एक स्पेशल कैंप होता है YEP, मतलब कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब एक एनसीसी कैडेट अपने भारत में अपने भारत को अच्छे से जानकर और अच्छे से जानने के बाद दूसरे किसी देश में जाकर, मतलब दूसरी कंट्री में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जिसे YEP कहते हैं, मतलब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अलावा भी कई सारे कैंप होते हैं, जिसमें थोड़े एक आध दो कैंप की मैं आपको बात करूं तो एक पैरा जंप होता है। ये सारे स्पेशल कैंप्स हैं। अभी बाल पीढ़ी या युवा पीढ़ी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसको हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से कूदने का मौका मिलेगा और पैरा जंप करने में। तो एक एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा माध्यम है जो अपनी खूबियों को देखकर, आपका आत्मविश्वास देखकर आपको ये मौका देता है कि आर्मी के साथ, सेना के साथ मिलकर उसकी ट्रेनिंग का स्वाद चखने का। उसके अलावा कैंप्स होते हैं NIC, नेशनल इंट्रीगेशन कैंप। अब इंट्रीगेशन कैंप का मतलब क्या है कि हमारी एकता को प्रदर्शित करता हुआ कैंप। हमारे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, सबकी अलग अलग संस्कृति है, सब मतलब पूर्ण भारत की संस्कृति तो एक है, पर बोला जा सकता है कि रहन सहन, हाव भाव सबका अलग है, पर सभी लोग एक साथ मिलकर एक स्टेज पर किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसा भाव प्रकट कर सके, उसके लिए एक स्पेशल कैंप होता है NIC, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। और उसके अलावा एक आर्मी अटैचमेंट कैंप होता है, जिसके अंदर सेना के साथ प्रत्यक्ष मिलकर, सेना के साथ सहभागी होकर सेना क्या कार्य करती है वो कार्य जानने का मौका मिलता है। जी आलोक जी। जी तो भाई, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए संस्था की, तो उसकी इम्पोर्टेंस तब पता चलती है कि उसने देश को क्या दिया। तो वो ठीक है, उसमें से बहुत सारे जो है वो आर्मी में जाते होंगे बच्चे, लेकिन कुछ ऐसे पर्सनालिटीज का अगर आप जिक्र करें जो एनसीसी में से निकल के उन्होंने देश की सेवा की, जिनको हम सभी जानते हो और अभी शायद हमें नहीं पता है कि वो एनसीसी से बिलोंग करते थे। जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनसीसी का मुख्य हेतु मतलब क्या है, तो एक अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना। और आपका प्रश्न है कि एनसीसी ने समाज को क्या दिया, तो एनसीसी ने समाज को, अगर आज हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं उनके विद्यार्थी जीवन में। जब वो कक्षा 8 और 9 में अभ्यास करते थे, उस समय वो एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। दूसरा उदाहरण दूं तो हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान और इससे पहले जो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के सेना अध्यक्ष उनके विद्यार्थी जीवन के अंदर से एनसीसी से जुड़े हुए रह चुके हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जिसकी एक बहुत ही लंबी कतार है, बहुत ही लंबी लिस्ट है। काफी सारे लोगों ने एनसीसी से जुड़कर काफी सारा ऐसा तालीम लिया, ऐसी ट्रेनिंग ली जो आज समाज के लिए उपयोगी है। जितेंद्र जी, आपको फिर से मैं अपना विषय पे लेकर आऊँ तो हमारा जैसे कि पूरा ये सीरीज चल रहा है पेरेंटिंग के ऊपर, तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम उनको हाथ में गन दे के बॉर्डर पे भेजने वाले। आपके वहां से हवा तेज चल रहा है, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हाँ हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी हाँ, तो जैसे हमारा पूरा ये फेसबुक लाइव पेरेंटिंग के ऊपर है, तो अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो उससे हमारा मीनिंग नहीं है कि हम बच्चों को गन दे के बॉर्डर पे डायरेक्ट भेजना है। वो जो डिसिप्लिन होता है सोल्जर के लाइफ में, जो अनुशासन होता है, वो किस तरह से बच्चे के लाइफ में अगर हम उसको डाला जाए तो उससे क्या उसके पॉजिटिव असर होता है बच्चे के लाइफ में। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है, और आज के समय को अगर आप ध्यान में देते हुए बताएं कि आजकल बच्चों की कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लाइफ में अगर मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाए तो उसको कैसे उससे फायदा होगा, थोड़ा अगर आप विस्तार से इसके बारे में बताएं। हाँ जी आलोक जी, आपका प्रश्न बहुत ही सही है कि मिलिट्री ट्रेनिंग आज की पीढ़ी को क्या दे सकती है। तो सबसे पहले बड़ी बात डिसिप्लिन, और एक क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी कि जो प्रत्यक्ष अपने परिवार और समाज के साथ जुड़कर उसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दे। मतलब मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो डिसिप्लिन का अर्थ केवल यह नहीं कि आप सीधे खड़े हो और चुप रहो। मतलब एक बोला जा सकता है ना कि अगर हम किसी फौजी को देखते हैं
तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमको बहुत सारा डिसिप्लिन देखने मिलता है कि एकदम सीधा खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है। तो एक्चुअली में वो सिर्फ वो डिसिप्लिन नहीं है, ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो समाज के साथ व्यवहार, बातचीत, व्यक्तिगत जवाबदारी, ऐसी कई सारी चीजें, मतलब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए समाज के प्रति, बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए परिवार के साथ, समाज के साथ, अनुशासन क्या है। भारत, अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, तो भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोग अकस्मात से मृत्यु होते हैं। प्रत्येक वर्ष की बात करूं तो लगभग 2 लाख के आसपास मेरे पास एक आंकड़ा था, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हर वर्ष लगभग 2 लाख लोग अकस्मात में मारे जाते हैं। ये कोई आतंकी हमला नहीं है, ये सिर्फ मैं मेरे भारत की बात कर रहा हूँ कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, ये छोटे मोटे बड़े ऐसे एक्सीडेंट है जिसके अंदर लोग अपनी जान गवा दे। तो हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? मिलिट्री ट्रेनिंग से सबसे पहले तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन डाला जाता है, वो समाज अपना है, पूरा परिवार अपना है, सभी लोग अपने हैं, ऐसा बंधुत्व भाव डाला जाता है। तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट के आंकड़े हैं कि हर वर्ष 2 लाख लोग मरते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको फौजियों के साथ, शहादत देते हैं, वीर गति प्राप्त करते हैं फौजी लोग, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कंपैरिजन विद फौजी जी। तो यह अकस्मात एक्सीडेंट है, और अगर अनुशासन, इसके अंदर अगर हमको अनुशासन देखने मिले तो ये आंकड़ा हमको कम देखने मिल सकता है। जी जी जीतू जी, अगर बात करें अनुशासन की, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन काफी जरूरी है। जैसे अगर बात कर रहे हैं हमें कोरोना वायरस को हराना है, तो उसमें भी सबसे जरूरी डिसिप्लिन है कि आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, आप घर में रहे तो उतना बिल्कुल ज्यादा फाइट दे सकते हैं। यानी ये डिसिप्लिन तो हर पूरे लाइफ में हर जगह जरूरत है ही। इसके अलावा कुछ ऐसे गुण जो आजकल बच्चों में बिल्कुल नहीं हो रहा, या फिर उनकी बदलती लाइफस्टाइल के कारण उनके पास नहीं हो, और वो मिलिट्री ट्रेनिंग देने से उनको मिल सकते हैं। जैसे अगर आप चर्चा करें फिजिकल फिटनेस की, अलर्टनेस की, ये सब की अगर आप बात करें। जी, बिल्कुल सही है कि आजकल जो सबसे कमी देखने मिलती है तो वो स्वयं अनुशासन की कमी देखने मिलती है कि अगर कोई चीज करप्शन में आ रही है, हमको दिख रहा है, तो हम भी उसके कहीं ना कहीं सहभागी हो रहे हैं, तो वो चीज परखना। दूसरी बात कि हमारी जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, वो उसे समझना। मिलिट्री ट्रेनिंग से वह सिर्फ फौज ज्वाइन करे ऐसा भी नहीं है, वह किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई भी क्लास 1 से लेके या फिर क्लास 4, क्लास 5, ऐसा कोई भी कर्मचारी वो बनता है, किसी भी तरह की उसको समाज के अंदर जवाबदारी मिलती है, वो अपनी जवाबदारी को, अपने व्यवसाय को, अपनी जितनी भी जवाबदारी उसको समाज के प्रति दी गई है वो उसे समझे। इसी को समझाने के हेतु मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेने वाला हर व्यक्ति आगे जाके सेना को ज्वाइन करेगा, पर सबसे बड़ा हेतु यही है कि वो किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी चीज को चुने, चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर कुछ और बने, वो अपने स्तर पर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कैसे उपयोगी हो, इस चीज को समझाना मिलिट्री ट्रेनिंग का हेतु है। जी। जैसे बात करें अगर बच्चों की, तो जितेंद्र भी आप एक शिक्षक भी है, टीचर भी है, तो आपको पता होगा आजकल बच्चे एडजस्ट करना नहीं चाहते, वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो और अगर बात करें मिलिट्री ट्रेनिंग की, तो आपको हर सिचुएशन में आपको फिट होना आपको सिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए किसी जवान को देखा जाए तो जवान सिर्फ बॉर्डर पे काम नहीं आता। हम देखते हैं कहीं पे बाढ़ आए, भूकंप आए, किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, तो वहाँ पे सबसे फ्रंट लाइन पे सेना का जवान खड़ा दिखता है। तो आपको नहीं लगता ये ट्रेनिंग भी बच्चों को अभी देना पड़ेगा कि वो एकदम हद से ज्यादा वो कंफर्ट जोन में आ रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बात को मैं रखते हुए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमने सुना होगा कि कदम से कदम जिसके मिलते हैं उसके मन से मन मिलते हैं, आलोक जी। जी। तो अगर कदम से कदम मिले तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर एक ऐसा भी पीरियड होता है कि जिस पीरियड में हम लोग बच्चों को उनके स्तर पर एक ड्रिल सिखाते हैं। ड्रिल का हेतु क्या है? तो स्वाभाविक है कि बच्चों में ऐसी एक मानसिकता होती है कि वो लोग उनके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं, या फिर एक मानसिकता होती है कि बस यही है, सही है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता।
तो उस चीज से बाहर करने के लिए बच्चों को, कि उसमें अभी भी और पोटेंशियल है, और भी बहुत कुछ वो कर सकता है, इस चीज को लाने के लिए ऐसी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां की जाती है। आलोक जी। जी। जी तो भाई, ये तो बात हो गया बच्चों की, लेकिन अगर ऐसे हमने कई बार ऐसे न्यूज़ में देखा है, जैसे कि अगर बात करें, कोई सेलिब्रिटी अक्सर हमें यूनिफ़ॉर्म में दिखता है। मैं कोई जी फ़िल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर देखने में आते हैं कि वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी, तो देखते हैं कि कोई रैंक के साथ में अक्सर वो दिखते हैं। सचिन कभी एयरफ़ोर्स की ड्रेस में दिखते हैं। तो ये किस प्रकार जी की व्यवस्था है कि आप अपना जो भी कर रहे हो उसके साथ-साथ में आप सेना का काम कर सकते हैं? ये जी किस प्रकार की व्यवस्था जी आलोक जी, ये जो हमने अभी तक देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी जी और सचिन तेंदुलकर जी को उनके तो मिल एक रहे अलग विशेष हैं यूनिफॉर्म में अवसर देखा है, देकर? सेना के यूनिफॉर्म में जी, देखा है। जी, जी, आवाज आ रही है आलोक जी? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही हाँ, तो सेना के यूनिफॉर्म में देखा है। तो है। जी, ऐसे कई सारे अलग अलग मौके हैं सेना की तरफ से, कि जो आप अपनी अभी व्यक्तिगत जवाबदारी है, व्यक्तिगत जवाबदारी बोलने का मतलब कि हाल फिलहाल में कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्रिकेटर है, अलग अलग प्रकार की जवाबदारी वहन कर रहा है। पर एक जज्बा है, एक जुनून है कि मैं भी सेना ज्वाइन करूं, मैं भी सेना के लिए, हमारे देश के लिए कुछ काम आऊं। तो भारत सरकार ने 1949 के अंदर, ईस्वीसन 1949 के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर टेरिटोरियल आर्मी, मतलब कि प्रादेशिक सैन्य अभ्यास, टेरिटोरियल टेरोटियल आर्मी का प्रस्ताव। टेरोटियल आर्मी। हाँ, जी, जी, जी जी आलोक जी, टेरिटोरियल आर्मी का प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंदर हम बात करें तो श्रमिक से लेकर, ना कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति कि जिसके ऊपर कोई विशेष जवाबदारी है या फिर बहुत ही महान है, ऐसा भी नहीं। श्रमिक से लेकर सिविल सर्वेंट तक जो भारत से हैं और जिनकी उम्र 18 से 42 वर्ष तक की है, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर समर्थ हैं और इस भर्ती को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, इसमें भाग लेकर इस भर्ती को पार करने की क्षमता रख सकते हैं, ऐसे सभी लोग टेरिटोरियल आर्मी के लिए प्रवेश के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिसके अंदर अभी हमने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी, अगर हम जी, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा सर्च करें, महेंद्र सिंह धोनी आर्मी, तो वास्तव में महेंद्र सिंह धोनी का नाम सिर्फ काफी नहीं है, उसके आगे एक रैंक भी है, जिसका जो रैंक का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी, जी, जो अभी की हाल फिलहाल में हम सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी जी अभी क्रिकेटर हैं। पर साथ साथ में जब भी सेना को ऐसी जरूरत पड़ती है, देश को ऐसी जरूरत पड़ती है, तो तत्परता से ऐसे कई सारे लोग, धोनी धोनी जी जी, जैसे कई सारे लोग तत्परता दिखा के आगे आते हैं और सेना के लिए उपयोगी बनते हैं और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई पॉलिटिशियन की बात करूं मैं, तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट जी, सचिन पायलट। हाँ, वो भी टेरिटोरियल आर्मी का एक हिस्सा है। जी, अनुराग ठाकुर जो अभी बीजेपी के एमपी हैं हमीरपुर से, उनको भी जी देखा तो वो 2 वर्ष पहले तक वो उन्होंने जॉइन किया था। यानी जी अभी खैर। जी, जी, जी आलोक जी, अभी तक हमने ऐसे कुछ विशेष व्यक्ति को ही देखा है कि जो सेना की जवाबदारी साथ में लेकर चल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विशेष व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि श्रमिक से लेकर सिविल सर्वेंट तक, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, अगर वह उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लायक है, मतलब उसके पास व्यवस्थित उस परीक्षा को पास करने के लिए डिग्रीज हैं और शारीरिक और मानसिक तौर पर वो सक्षम है, तो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो सेना को ज्वाइन कर सकता है। आलोक जी। तो ये आपने एक अच्छी जानकारी दी थी कि कोई भी उसको जॉइन कर सकता है। नहीं तो काफ़ी लोगों को ध्यान में यही सिर्फ़ चलता था, वो कोई प्रमोशन के लिए या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, काफी लोगों के दिमाग में ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर होंगे आर्मी ब्रांड के, या फिर एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर जी ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जितेंद्र जी, अभी हाल में एक वर्ड मुझे सुनने में आया था, टूर ऑफ ड्यूटी। जी तो मैंने ये नोट डाउन किया था कि आपसे इस बारे में पूछूंगा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता सकें।
जी, ये बहुत ही अपडेट वर्ड है, अभी हाल फिलहाल में ही बाहर निकला हुआ ऐसा वर्ड है। इसी जी महीने के अंदर ये बहुत ही तौर पर सभी को पता चल रहा है कि ट्यूर ऑफ ड्यूटी, वास्तव में ट्यूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो इसके शब्द से ही हमको थोड़ा पता चलेगा कि ट्यूर एक प्रकार का, ट्यूर ऑफ ड्यूटी एक प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था जो हम सेना के साथ जुड़कर 3 वर्ष के लिए उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनका कार्य, किस तरह का कार्य वो प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिल रहा है, जिसमें भारत के हर एक युवा उसमें भाग ले सकते हैं। तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप उसके एग्जाम किस तरह से हैं वो क्लियर करें, उसका फिजिकल जो भी एग्जाम है वो क्लियर करें, उसका रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद अभी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है आलोक जी, टूर ऑफ ड्यूटी, ये प्रस्ताव पारित होने में थोड़ा समय लगेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर बातचीत अभी जारी है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़े बात करता हूँ कि ये 3 वर्ष के लिए सेना का हिस्सा बनने का एक बेहतरीन मौका है। 3 वर्ष क्यों? तो हम लोग को पता है कि एनसीसी के अंदर भी 3 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद एक एनसीसी कैडेट बाहर आके समाज के लिए कितना उपयोगी बनता है वो हम सभी देखते हैं अलग अलग तौर पर। और आपने 3 वर्ष के बताया। अंदर, हाँ, 3 वर्ष के अंदर 1 वर्ष ट्रेनिंग होती है और 2 वर्ष प्रत्यक्ष काम करना होता है सेना के साथ, जिसके अंदर 10+2 मतलब कि 12वीं कक्षा पार करने के बाद विद्यार्थी और ग्रेजुएशन पार करने के बाद विद्यार्थी, अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जो भी ग्रेजुएशन पार करते हैं विद्यार्थी, वो सारे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। जो युवा देश सेवा करना चाहता है, देश के लिए सेवा करना चाहता है, ऐसे युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिसके अंदर सेना अनुशासन सिखाती है, मतलब कि डिसिप्लिन, सेना का क्या कार्य है, सेना अपने देश के लिए किस तरह से कार्य कर रही है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाता है। टाइम मैनेजमेंट किसे कहा जाता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज सिखाई जाती है इसके अंदर, और लीडरशिप क्वालिटीज क्या है वो सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती है। जी जीतू भाई, एक बात अक्सर सुनने में आता है, एक चर्चा रहती है भारत के अंदर कि बच्चों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। हालांकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो आप ऐसे कोई भी चीज को आप ऐसे थोप नहीं सकते, भले वो चीज अच्छी क्यों ना हो। तो इसके बारे में आपका क्या मत है, और ऐसा कुछ उदाहरण अगर आप दे सके, किसी कंट्री में ऐसा कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, उसका उस देश पे क्या उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, अगर इसको जरा आप जी कुछ आलोक समझाएं। जी, हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसलिए हम लोग अपनी सीमाओं में रहते हैं, और सीमा में रहना भी चाहिए। हमारा अनुशासन है, वो हमारा डिसिप्लिन है। तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की जाए तो क्यों देनी चाहिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग? क्योंकि ऐसी कोई भी आपदा, चाहे वो आंतरिक आपदा हो या फिर बाह्य, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, किसी भी प्रकार की आपदा आती है हमारे देश के अंदर, तो सेना के साथ साथ, सेना के अलावा हमारे देश के ऐसे युवा, ऐसी बाल पीढ़ी भी हमेशा तत्परता के साथ भाग ले। अभी हाल फिलहाल में हमको पता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना कोविड-19 चल रहा है, और पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर ये महामारी चल रही है। तो स्वाभाविक है कि सेना, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य तो कर ही रहा है, पर उसके अलावा एक नागरिक के तौर पर, अगर एक नागरिक के अंदर एक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, वो मिलिट्री ट्रेनिंग का पूर्ण रूप से भाग ले चुका होगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, तो उसे पता है कि उसकी राष्ट्र के प्रति उसकी ड्यूटी क्या है। वो बहुत ही तत्परता के साथ अपने देश के लिए जो भी करना पड़े, जो भी योगदान देना पड़े, वो देगा। अब मैं कोई एग्जांपल दूं आपको कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग किस देश में है, तो एक एग्जांपल रखता हूं आपके सामने कि इजराइल, इजराइल देश का नाम हमने सुना होगा। इजराइल के अंदर इजराइल का अगर विस्तार की बात करें, उसके क्षेत्रफल की बात करें, तो बहुत ही छोटा सा देश, भारत के मुकाबले तो बहुत ही छोटा देश है। पर इतने छोटे देश के अंदर आज की वास्तविकता हम लोग न्यूज के अंदर, समाचार के अंदर देखते होंगे कि इजराइल जितना पावरफुल है, जितना एक्टिव देश है, लगभग उतने विस्तार के अंदर आसपास के जितने भी उसके देश हैं, कई बार सोचते हैं, उसके भी जितने जितने भी उसके दुश्मन देश हैं, कई बार सोचते हैं उस पर हमला करने से पहले। तो इतना छोटा देश होने के बावजूद भी, इतनी कम क्षमता होने के बावजूद भी, मतलब मैं मैन पावर की बात कर रहा हूँ, आज इजराइल की बात करें तो लगभग 70 लाख के आसपास आबादी है,
और हमारी आबादी तो हमको पता ही है कि भारत की आबादी क्या है, चीन की आबादी क्या अगर है। आप और किसी इतनी महानगर कम की बात आबादी, करें तो उसकी आबादी ज्यादा होगी, अगर आप किसी महानगर की बिल्कुल बात बिल्कुल आलोक, करें। जी। इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी इसराइल इतना सक्षम है, शारीरिक, मानसिक और युद्ध के लिए भी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, इसराइल की सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इतनी जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या में सभी को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है। और ये अभी भी ये चीज लागू है वहां पर, कि हर एक घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो बिल्कुल। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, इसलिए कहीं ना कहीं एक बाधा स्वरूप है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करे या ना करे। पर मानवता के तौर पर और भविष्य, देश के भविष्य को देखकर हमें यह चिंतन करना चाहिए कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करने से हमारे देश को, हमारे समाज को कितना फायदा हो सकता है, जिसका साक्षात उदाहरण आज इसराइल है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात करी। और अक्सर जैसा कि हमने बहुत बार कहते हैं कि सेना का काम सिर्फ हमें बॉर्डर पे नहीं दिखता है, राइट? समाज में भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो फ्रंट लाइन पे सेना ही खड़ी होती है। तो शायद ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करे तो जो ऐसे सोसाइटीज के कुछ प्रॉब्लम होते हैं जहाँ सेना को आना पड़ता है, शायद वहाँ पे सेना को ना आना पड़े बॉर्डर जी से। जी बिल्कुल। और साथ में बहुत सारे ऐसे बातें, जैसे बात करें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, समाज के प्रति, या फिर जो एक बोलते शौर्य, वो सब उसके अंदर ही उनको वो सब सीखने मिल जाएगा। डिसिप्लिन जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं, जितने गुणों की जो बच्चे के अंदर होना चाहिए, शायद वो मिलिट्री ट्रेनिंग ले तो वो हो सकता है, पूरा उसका हो सकता है। जी आलोक तो जी। जी, फिर से मैं बात करूं अगर एनसीसी की, तो बहुत सारे स्कूल में हमें देखा जाता है कि ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि आप वेदांत वेदांत स्कूल में है आप, तो वो लोग एनसीसी से एसोसिएटेड है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो एनसीसी या फिर और जो भी इंस्टीट्यूशन उसके साथ एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे उनके पास फैसिलिटी है, वो लोग दे सकते हैं बच्चों को ट्रेनिंग भी। लेकिन जो स्कूल है जो एसोसिएटेड नहीं है, या तो जिसके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, तो वो बच्चों को किस प्रकार वो दे सकते हैं? हाँ जी आलोक जी, अपने अपने स्तर पर हर एक स्कूल का ये प्रयास होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को कुछ श्रेष्ठ दे, कुछ अच्छा दे। तो कितनी स्कूलों में एनसीसी होती है, इसलिए सेना की तरफ से, वहाँ के सेना के जो भी अधिकारीगण हैं और जितने भी पीआई स्टाफ के सदस्य हैं, वो सारे वहां पर आते हैं स्कूल में और उनको प्रत्यक्ष ट्रेनिंग दी जाती है। पर बात की जाए कि कितनी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, तो वो अपने अपने स्तर पे किस तरह से बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्कूलों से यही कहा जा सकता है कि एनसीसी जैसी, स्काउट एंड गाइड, ऐसी अलग अलग कई सारी संस्थाएं, एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड है, और उसके अलावा अभी गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य की तरफ से भी एक गुजरात पुलिस का जो वॉलेंटियर ग्रुप है, मतलब विद्यार्थी श्रेणी के लिए, तो ना सिर्फ एनसीसी, एनसीसी के अलावा ऐसी कई। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी कोई। हेलो, 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 जी हेलो, आलोक जी। हेलो। जी आलोक जी, जी। संपर्क टूट गया था आपको। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। हाँ हम बात कर रहे थे एनसीसी जो जी, स्कूल के ऐसे कई साथ सारे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। नहीं है।
जी, तो वो हाँ, लोग कैसे मिलिट्री मैं ट्रेनिंग दे वही बता सकते रहा हैं? हूँ आलोक जी कि जी, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि उनके स्कूल में एनसीसी, एनएसएस या फिर स्काउट एंड गाइड या फिर गुजरात सरकार की तरफ से या जी, फिर से प्रॉब्लम आ रही है जितेंद्र जी? हेलो, 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 जितेंद्र जी प्रॉब्लम आ रही है फिर से आपकी आवाज में? जी, जी, जी आलोक जी, थोड़ा लगभग नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। जी, आप कंटिन्यू करिए। जी, तो ऐसी संस्था है अपने अपने स्तर पर सबसे पहले तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आवेदन कर सकती हैं कि हमारे स्कूल के अंदर या फिर हमारे कॉलेज के अंदर हमारे विद्यार्थियों को इस तालीम की जरूरत है। तो प्राथमिकता के तौर पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज दी जाए। और उसके अलावा जी, स्कूलें भी अपने स्तर पर facilities हैं, हमें पता है कि हर दिन में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, जैसे पहला तास, दूसरा तास, तीसरा तास, विज्ञान, गणित, समाज, ऐसे अलग अलग विषय होते हैं। तो उन्हीं विषय में हम लोग जी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही जितनी। है या फिर जी, आवाज सुनाई दे रही है आप लोग हाँ, जी? जी, आवाज हाँ, अभी आ रही है जैसे आपकी सेना बीच में के अंदर आवाज। जी, बोलिए। जी मैं आप थोड़ा अगल-बगल एक बार ट्राई करिए ना ज़रूर। थोड़ा अगर आप जगह चेंज करें तो सर नेटवर्क नेटवर्क का है। जी, बोलिए, बोलिए, अभी बोलिए। आलोक जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी, बोलिए। हाँ, आ रही है आवाज। तो हाँ, एनसीसी, हाँ जी, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसे स्कूलों की बात करें तो अपने अपने स्तर पर ऐसी चीजों की ट्रेनिंग वो खुद भी दे सकते हैं, जिसके अंदर हम सभी को पता है कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनके पीरियड्स होते हैं। तो उन्हीं पीरियड्स के अंदर हम लोग ऐसी संस्था है कि जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर पीटी का प्रमाण ज्यादा बढ़ाया जाए, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग का ज्यादा प्रमाण बढ़ाया जाए। उसके अलावा ड्रिल्स हैं, जैसे ड्रिल्स है, गेम्स है अलग अलग प्रकार की, उसका प्रमाण बढ़ाया जाए। नैतिक मूल्य, हमारे जीवन के, हमारी जवाबदारियां, एक विद्यार्थी के तौर पर हम समाज के लिए कैसे उपयोगी बन सकते हैं, तो ऐसे सेशंस का आयोजन किया जाए। तो जी, अपने अपने स्तर पर वो ऐसे दे सकते हैं। जी, जी। जीतू भाई जब भी बात करते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग की तो एक स्कूल बार-बार ध्यान में आता है और नाम सुना है सैनिक स्कूल। अगर उसको नाम में ही ऐसा कुछ झलक आता है मिलिट्री ट्रेनिंग का, सैनिक स्कूल। तो ये सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बारे में अगर थोड़ा आप बताएँ, क्या है एक्चुअली पूरा ये सैनिक स्कूल? हाँ जी, नाम से ही थोड़ा अलग भाव आता है कि सैनिक स्कूल, कि ऐसा सैनिक लगता स्कूल। है कि ऐसे स्कूल है कि जहाँ पर सैनिक सैनिक तैयार है। तो सही है कि वहाँ पर सैनिक तैयार होते हैं। तो सिर्फ सैनिक ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़े। इसके अलावा मतलब ऐसे सैनिक तो तैयार होते ही हैं वहां पर बाल्यकाल से। पर उसके अलावा मैं हमेशा एक बात को दोहरा रहा हूँ और फिर से अभी दोहराता हूँ कि सैनिक स्कूल का हेतु क्या है मुख्य। तो समाज के लिए उपयोगी बन सके, सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने, और अच्छा नागरिक बनने के बाद
उसकी समाज के प्रति क्या क्या जवाबदारियां हैं, वो किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़े, चाहे वो सेना के साथ जुड़े या फिर किसी निजी व्यवसाय के साथ जुड़े या फिर किसी प्रशासन के साथ जुड़े, तो किसी भी तौर पर वो अपना काम करे समाज के अंदर, तो समाज के लिए उपयोगी कैसे बन पाए, ये हेतु है सैनिक स्कूल का। समाज राष्ट्र के लिए वो उपयोगी कैसे बन पाए, तो यही हेतु के साथ सैनिक स्कूल समय समय पर उसकी तालीम उसकी ट्रेनिंग देती है। जी जी। आपको आवाज आ रही है जितनी? जी आलोक जी। जी। तो ये तो ठीक है कि हम लोग ये इम्पोर्टेंस, मिलिट्री ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है बच्चों के लिए, इसके बारे में बात करें, लेकिन मिलिट्री के साथ में एक शब्द और जुड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी। हमें जी एक जो आज की जनरेशन है उसको हमें आर्मी में अगर भेजना है तो आमतौर पे देखा गया है जो जिसके फैमिली से पहले कोई आर्मी में चला गया उसके लिए तो बड़ा ही सहज होता है किसी को आर्मी में जी भेजना। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जिनके घर से कोई आर्मी में गया नहीं, अगर हम उन्हें बोले कि बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना है तो उनके दिमाग में डायरेक्ट आता है कि बच्चे बॉर्डर पे खड़े होंगे, या फिर अगर रहना भी हो तो वो भेजना चाहते नहीं है, उनके अंदर वो तो डर रहता है। तो इस विषय को आप पूरा कैसे देखते हैं आप, ये विषय को? जी, अगर मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूँ तो सबसे पहले मेरे स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद पता चला कि वहाँ पर एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर वो चीज़ मैंने मेरे घर पर बताई कि वहाँ पर ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दी जाता है और मिलिट्री का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो घर वालों का स्वाभाविक प्रश्न है, जैसा आपने अभी किया कि सामान्य पेरेंट्स का, सामान्य वालीगण का ये प्रश्न होता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग अभी से इतनी सी उम्र में, अगर कुछ हो गया तो, अगर लड़ाई लड़ने जाना पड़ा तो, और अपनी जान हानि करनी पड़ी तो आने वाले समय में वो तो आपको लेकर जाएंगे। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न बनता है सभी वालियों के मन में। तो इस प्रश्न से बाहर कैसे आ सकते हैं, तो हर एक वाली से ये निवेदन है कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें कि मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे जीवन के लिए जरूरी क्यों है। मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बंदूक उठाकर आपके बच्चों को या फिर आपके घर के सदस्य को ट्रेनिंग वहां पर भेज दिया जाएगा, बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। अगर मैं मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करूं तो हर एक तरह के लोग, हर एक प्रोफेशन के लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभ्यास की बात करूं तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इसके अलावा भी इंजीनियरिंग, हर एक स्तर पर, हर एक स्तर का अभ्यास किया हुआ विद्यार्थी इस मिलिट्री ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है। और ज्वाइन करने के बाद उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं होती कि बॉर्डर पर जाकर लड़ना, वो तो करना ही है, वो तो सौभाग्य की बात है कि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि अपने मातृभूमि के दुश्मन का सामना करना और उसको परास्त करना, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। पर उसके अलावा भी हमारे देश के अंदर ऐसे कई सारे कार्य हैं कि जो सेना खुद अपने अपने स्तर पर करती है। जैसे मैंने बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर ये विद्यार्थी सेना ज्वाइन करना चाहता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेना के अंदर क्या होगी, तो बहुत ही विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको प्लेन भी उड़ाना पड़ सकता है, या तो उसको ऐसी कई सारी टेक्निकल इश्यूज को क्लियर भी करना पड़ सकता है, और समय आने पर उसको लड़ने भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी कई सारी ट्रेनिंग दी जाती है मिलिट्री ट्रेनिंग का। आलोक जी। बिल्कुल। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है जीतू भाई कि एक सेना का जवान कुछ भी काम दूसरा कर सकता है क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली इतना प्रिपेयर होता है, लेकिन आप किसी दूसरे प्रोफेशन वाले को सेना का काम करने को बोलो तो वो नहीं कर सकते until उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया ना गया हो। तो ऐसा देखने में आया है, जैसे कि अगर हम बात करें हॉकी के जादूगर तो ध्यानचंद, लेकिन ध्यानचंद के नाम के पहले मेजर हमें याद है, मेजर ध्यानचंद, यानी पता चलता है वो सेना से शायद जुड़े होंगे। ऐसे पान सिंह तोमर, तो ऐसे कुछ पर्सनालिटी के बारे में अगर बताए जो जवान थे लेकिन उनके अंदर फिजिकल फिटनेस इतना अधिक था कि वो स्पोर्ट्स में भी उन्होंने काफी कमाल किया। जी बिल्कुल, आपने दो उदाहरण प्रत्यक्ष आपने दिए कि पान सिंह तोमर। अब पान सिंह तोमर के नाम के आगे भी उसकी पहचान है कि सूबेदार मेजर पान सिंह तोमर। जी। उसके बाद हमें एक अभी अपडेट में नाम ध्यान में आता है कि मिल्खा सिंह। अब मिल्खा सिंह के भी नाम के आगे एक पहचान है कि कैप्टन मिल्खा सिंह, कि ऐसे व्यक्तित्व जो सिर्फ अपना व्यक्तित्व का विचार ना करते हुए अपने देश के बारे में विचार करते हुए, और किस तरह से उनने खेल जगत के अंदर अग्रसर तौर पर भाग लेकर अपने देश की प्रगति के लिए सहभागी बने और अपना देश का नाम ऊंचा किया। तो उसमें कई सारे नाम है, मिल्खा सिंह है, मेजर ध्यानचंद है, और अगर मैं बात करूं दूसरे सेना के सोल्जर, सेना के सेना सैनिकों की, तो उसमें
कैप्टन मिल्खा सिंह है, फिर सिपाही बसंत सिंह राणा। सिपाही बसंत सिंह राणा गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, और वर्ल्ड ओलंपिक्स 2012 उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, क्योंकि खेल जगत अभी एक हाल फिलहाल की बात करें वर्तमान में, तो लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसे देख रहे हैं। पर हम लोग भूतकाल की तरफ जाएं तो खेल जगत में हमारे देश के अंदर इतने सारे वीर पैदा हुए हैं, इतने सारे वीरों ने अपना आ, खेल के प्रति अपने देश को इतना आगे बढ़ाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें अगर मैं सेना के सिपाहियों की बात करूं तो एक सिपाही है, सिपाही अनिल कुमार प्रकाश। सिपाही अनिल कुमार प्रकाश, हमें जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय में 100 मीटर का रिकॉर्ड उनने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 10.30 सेकंड में उन्होंने पूरा किया था। वो उनका नेशनल रिकॉर्ड था। अभी आपने बात की सूबेदार पान सिंह तोमर, जिसकी फिल्म भी हमने कई बार देखी होगी, सुनी होगी, उनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो सूबेदार पान सिंह तोमर एक बेहतरीन धावक थे, बहुत ही जोरदार रनर थे वो। हमको जान के आश्चर्य होगा कि सूबेदार पान सिंह तोमर ने 1958 एशियन गेम्स में भाग लिया था और उसमें पदक हासिल किया। इसके अलावा एक आध दो नाम मैं आपको और बताता हूँ। ऐसे तो पूरी श्रृंखला है नामों की सेना के पास, कि जो खेल जगत में बहुत ही आगे बढ़े हैं और अपना देश का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया है। तो एक नाम है सिपाही इरफान थोड़ी। सिपाही इरफान थोड़ी बहुत ही बड़े नामचीन उनके समय में रनर रह चुके हैं। और कैप्टन गोपाल देवांग जी, हमने बॉक्सिंग सुना होगा कि बॉक्सिंग भी एक प्रकार की गेम है ओलंपिक्स के अंदर। तो कैप्टन गोपाल देवांग एशियन गेम्स में बॉक्सिंग के अंदर सिल्वर मेडल लेके आ चुके हैं हमारे भारत के लिए। हमारे भारत के लिए एशियन गेम्स के अंदर कैप्टन गोपाल देवांग जी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो सेना के अंदर जुड़कर मातृभूमि की रक्षा करते करते भी खेल जगत के अंदर इतनी उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आलोक जी, तो जीतू भाई अभी सेशन को हम लोग एंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। जाते जाते मैं आपसे लास्ट प्रश्न लूंगा कि बच्चों के लाइफ में फिर से अगर आप बताएं डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, मिलिट्री ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लाइफ में, इसको अगर आप फिर से एक बार रिपीट करें जो दर्शक बाद में जुड़े उनके लिए। जी हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग की बच्चों के जीवन में क्या जरूरत है, तो सबसे पहले तो एक अनुशासन भाव, एक डिसिप्लिन किसे कहा जा सकता है, वो हमें सिखाती है मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके अलावा हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार किसके प्रति, तो हमारे खुद के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सिखाती है। कदम से कदम मिलाकर चलना, सभी लोग हमारे हैं, सभी लोग अपने हैं, ये बंधुत्व भाव सिखाती है। ऐसी कई सारी चीजें कि जो सेना और मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की जाए तो मिलिट्री ट्रेनिंग हमें सिखाती है। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपने इस विषय पे हमारे साथ बात किया, क्योंकि यह विषय आजकल देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जिस तरह से हम बात करते हैं बच्चों के अंदर क्या क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके लाइफ स्टाइल बदलने के कारण, और उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो शायद ये एक वर्ड है मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके अंदर सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से क्रीड़ा तंत्र फेसबुक लाइव में आप आने के लिए। जी आलोक जी, आपका भी जी, तो दोस्तों ये थे जितेंद्र भाई पवार और ये हमें बता रहे थे मिलिट्री ट्रेनिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है बच्चों के लाइफ के अंदर। अगर ये पूरे सेशन का सार मैं आपको 2 मिनट में बता दूं तो मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि मिलिट्री ट्रेनिंग सिर्फ ये फिजिकल फिटनेस या गन किस प्रकार चलाना यही मतलब नहीं है। मानसिक तौर पे मेंटली बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से उसके लाइफ में डिसिप्लिन लाया जाए, यह मेन है मिलिट्री ट्रेनिंग का मोटिव है। राष्ट्रीय अखंडता की बात है, उसके अंदर अनुशासन की बात है, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का जो भाव है वो मिलिट्री ट्रेनिंग में आ जाता है। और आजकल बच्चों को बहुत जरूरी है कि उन्हें हम इस प्रकार की ट्रेनिंग को दे सकें। और जो पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र, ये जो फेसबुक सीरीज इतने दिन से चला रहे हैं हम लोग, इसके अंदर पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो इस सेशन की शुरुआत प्रॉब्लम से होती है लेकिन एंडिंग तक हमारे पास उसका सॉल्यूशन होता है। तो
क्रीडा तंत्र फेसबुक लाइव में जो भी हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास भी है। तो अगर आपके पास में ऐसा कुछ प्रश्न है बच्चों के पेरेंटिंग रिलेटेड तो आप फेसबुक पेज पे जाके कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बाद में भी इसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।